स्टार्ट करेंगे TAIT का क्वेश्चन पेपर। ये 14 दिसंबर 2017 का पेपर है 200 मार्क्स के लिए, और ये सेकंड शिफ्ट यानी कि 12:30 बजे पेपर ये हुआ था। एक दिन में 3 शिफ्ट में 3 पेपर होते हैं, ठीक है। तो हम सेकंड शिफ्ट का पेपर सॉल्व कर रहे हैं 14 दिसंबर का। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, मराठी ग्रामर से क्वेश्चन है। पुढील म्हण पूर्ण करा। म्हण मतलब होता है मुहावरा, मराठी का जो मुहावरे रहते हैं, आपको ये मुहावरा पूरा करना है। देखिए मराठी ग्रामर से जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा सिंपल मराठी लेवल पे रहता है ना। आपको मतलब इसमें मराठी लिटरेचर वगैरह या प्योर मराठी ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आते। जो क्वेश्चन रहेंगे हमारे जनरल जो बोल भाषा है मराठी का उसके अकॉर्डिंग ही रहेगा। देखिए यहाँ पे ऑप्शन ये है डैश करी काम, मुहावरा है डैश करी काम। तो 4 ऑप्शन है, इसको आप यहाँ पे ऑप्शन को यहाँ पे फिट करके आपको चेक करना पड़ेगा 1 बाय 1। करी काम मतलब सिंपल वर्ड ही है जिससे कि काम होता है, काम बनता है, जो काम करता है करी काम। दाम करी काम, नौकर करी काम। देखिए नौकर तो काम करता है लेकिन ये मुहावरा नहीं है, ये तो हम लोग जनरल बात सेंटेंस में बात करते हैं ना कि नौकर काम करता है, मुहावरे पे नहीं होगा। कृष्ण करी काम, राम करी काम, भगवान जो है वो काम करते हैं, ठीक है। तो ये हो सकता है कि भगवान काम करते हैं ना, राम करी काम, कृष्ण करी काम, लेकिन दोनों भगवान आए हैं यहाँ पर, ठीक है। अगर हम यहाँ थोड़ा लॉजिक लगाएंगे तो देखिए दोनों भगवान है, अगर एक ही भगवान के तौर पे रहता तो उनका नाम लिखा रहता, क्योंकि कृष्ण भगवान और राम भगवान दोनों ही भगवान है, ये मतलब बड़े कैटेगरी के हायर लेवल भगवान की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन आज के टाइम पे अगर हम बात करें जो कलयुग चल रहा है अभी, ठीक है, तो उसमें आपका जो काम करता है ये बात भी आप समझ सकते होंगे, मुहावरा किसके अकॉर्डिंग कहा गया होगा। जो काम करता है आज के टाइम पे वो पैसा करता है ना। ये वाला ऑप्शन यहाँ बिल्कुल करेक्ट है, दाम करी काम, मतलब जो कोई भी काम है वो पैसे से ही, दाम से ही बनता है, ठीक है। लेकिन ये भी बिल्कुल सही बात है कि रिलीजियस लेवल पर, हम धार्मिक लेवल पर ये मानते हैं कि जो हमारे गॉड है, खुदा है, भगवान है, ठीक है, वही काम करते हैं। लेकिन ये मुहावरा जो है जैसे मैंने बताया ना कलयुग के अनुसार, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग कहा गया है कि जो काम होता है वो दाम, पैसों के द्वारा ही होता है, ठीक है। क्योंकि मुहावरे वगैरह उसी लेवल पे बनते हैं ना, हमारे जनरल जो ये रहता है रिलेशन, समाज में जो रिलेशन है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही मुहावरे बनते हैं। इसमें हम लोग जो है रिलीजियस लेवल पे कोई मतलब गॉड भगवान वगैरह को उसमें इन्वॉल्व नहीं करते हैं। नॉर्मली आपको कोई भी मुहावरे वगैरह के अंदर में भगवान वगैरह रिलीजियस नहीं रहेगा। जो जनरल वेद भाषा है, जनरल लैंग्वेज है, उसके अकॉर्डिंग ही आपके मुहावरे बनते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, रीजनिंग का बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे डायरेक्शन में देखिए, जैसे मैंने आपको इसके पहले भी अभी बताया था कि क्वेश्चन आपका जो TIT में मराठी, इंग्लिश और उर्दू तीनों भाषा में होता है, लेकिन हम लोग इंग्लिश में ही क्वेश्चन को पढ़ेंगे क्योंकि इसमें क्वेश्चन को समझना ज़्यादा ईजी होता है, ठीक है। अब जिनका उर्दू मीडियम होगा, बेसिक मदर टंग उर्दू होगा, देखिए उर्दू में भी आप यहाँ पे समझ सकते हैं क्वेश्चन को, लेकिन वर्ड टू वर्ड जो है ना इसका ट्रांसलेशन है उर्दू का, एक्चुअल में क्या ट्रांसलेशन है वो ट्रांसलेशन नहीं है यहाँ पर। जिनका मराठी से परिचय होगा, जो मराठी जानते हैं, ठीक है, मदर टंग जिनका मराठी है, जो फैमिलियर है, वो मराठी वगैरह से भी यहाँ हिंट ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको जो है ना एज अ टीचर बिल्कुल सही यहाँ पर गाइडेंस दे रहा हूँ कि आप इंग्लिश में ही इसको पढ़िएगा, उसमें समझना आसान रहता है। हाँ, अगर कभी ऐसा होगा कि इंग्लिश में आप पढ़ रहे कोई वर्ड यहाँ पे डिफ़िकल्ट आ गया, तब आप यहाँ पे उर्दू या मराठी से उसका मीनिंग देख सकते हैं तो अपने तौर पे समझने के लिए। लेकिन नॉर्मली क्वेश्चन को समझने के लिए, खास तौर से जहाँ पे डायरेक्शन दिए रहते हैं, तो इंग्लिश से ही डायरेक्शन को समझना बेहतर रहता है। और देखिए मैं तो आपको आपकी जनरल भाषा में ही पढ़ा रहा हूँ, लिखा इंग्लिश में, लेकिन कहीं पे भी मैं इंग्लिश का वर्ड टू वर्ड यूज़ नहीं कर रहा हूँ, उसको आपको आम भाषा में समझा के दे रहा हूँ। डायरेक्शन है इन द गिवन क्वेश्चन, फाइंड द आंसर फिगर। ये क्वेश्चन फिगर है, आपको आंसर फिगर में इसको ढूंढना है, फाइंड द आंसर फिगर इन विच क्वेश्चन फिगर इज एम्बेडेड। एम्बेडेड मतलब छुपा हुआ है, ठीक है। देखिए उर्दू में कितना डिफिकल्ट वर्ड है, इसके लिए सरायत की गई है, उसमें मतलब दाखिल है, उसमें छुपी हुई है। मराठी में है अंतर्भूतता है तो यहाँ पर हम देखेंगे कि क्वेश्चन फिगर जो है कौन से आंसर फिगर में छुपी हुई है, एम्बेडेड है। तो 1 बाय 1 चेक करते हैं। अब यहाँ पे देखोगे सर आप, अब बताऊंगा कि देखिए क्वेश्चन फिगर में तो सिर्फ ये ट्रायंगल और एक लाइन है, लेकिन आंसर फिगर में कितनी सारी लाइन है। तो जो एक्स्ट्रा की लाइन है ना उसको आप इग्नोर कर दीजिए, बस देखिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है जिसमें हमारी ये वाली फिगर एग्जैक्टली मैच कर जा रही है, ठीक है। अगर इसका ओरिएंटेशन थोड़ा चेंज भी रहता है, जैसे ये आपका जो फिगर है इधर लेफ्ट डायरेक्शन में है,
अगर समझ के चलिए आंसर फिगर में इस इधर राइट डायरेक्शन में भी मिले तो भी वो करेक्ट रहेगा, ठीक है, क्योंकि फिगर को ऐसे अरेंज किया जा सकता है, या इस ओरिएंटेशन में सेम इसी डायरेक्शन में मिल जाए तो भी करेक्ट। जैसे इस क्वेश्चन में ना आपको सेम इसी ओरिएंटेशन में इसी डायरेक्शन में मिल जाएंगी ये फिगर, लेकिन आगे इस टाइप का एक क्वेश्चन हम लोग और करेंगे अभी, जिसमें वो फिगर है अपोजिट डायरेक्शन में ओरिएंटेशन उसका चेंज होगा, लेकिन सेम टू सेम फिगर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपोजिट डायरेक्शन में हुई तो ये लाइन ही गायब हो गई या ये लाइन इधर आ गई, वो नहीं रहेगा। चेक करते हैं हम लोग वन बाय वन। ए वाला डायरेक्शन देखिए आपका यहाँ पर, ए डायरेक्शन के अंदर में देखिए ये लाइन गई है। आपको पहले क्वेश्चन फिगर को समझ लीजिए अच्छे से। क्वेश्चन फिगर में क्या है, एक लाइन गई है और यहाँ से ये ट्रायंगल ड्रॉ हुआ है। ए वाला डायग्राम अगर आप देखेंगे तो एक डायग्राम के अंदर में यहाँ से ये लाइन गई है और देखिए यहाँ पे ये ट्रायंगल ड्रॉ हुआ है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में दिख रही है ये फिगर। बी वाले क्वेश्चन को देखते हैं तो आप देखिएगा, बस सिर्फ मेन आपका जो फिगर है ना उस पर आप ध्यान दीजिए, बाकी एक्स्ट्रा का लाइन को छोड़ दीजिए। बी लाइन में देखिए ये लाइन है, ये लाइन गई है और यहाँ से ट्रायंगल ड्रॉ हुआ है, सेम यहाँ पे ट्रायंगल ड्रॉ हुआ है, तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली बी में मैच कर रही है। सी में देखो यहाँ पे तो आपकी मैच करेंगी नहीं, क्योंकि सी के अंदर में अगर हम मैच करेंगे तो देखिए ये लाइन है, ये लाइन है, और ट्रायंगल कैसे ड्रॉ हो रहा है, यहाँ पे लाइन के नीचे ट्रायंगल ड्रॉ हो रहा है, और हमारे क्वेश्चन फिगर में ट्रायंगल के नीचे लाइन है, तो सी ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। और डी जो है यहाँ पे भी देखिए ट्रायंगल के ऊपर में लाइन ड्रॉ हो रही है, जबकि ट्रायंगल के नीचे ड्रॉ हो रही है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब ए और बी में से आप कौन सा लेंगे, देखिए बी डायरेक्शन तो सेम टू सेम इसी ओरिएंटेशन में ड्राइंग मैच कर रही है, और ए के अंदर में क्या हो रहा है, यहाँ भी ड्राइंग मैच कर रही है, दिख रहा है आपको, ये जो लाइन है बराबर से इस तरीके से, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर आप बी वाला ऑप्शन देखेंगे क्योंकि जो सेम ओरिएंटेशन में, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने बताया, अगर इस तरीके से आपको टाई अप हो जाए कि दोनों तो फिगर मैच कर रही है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन है, ओरिएंटेशन यहाँ पे चेंज है, तो आप जो सेम ओरिएंटेशन वाला है उसको टिक करिएगा। अभी सेम इसी तरीके का एक क्वेश्चन हम आगे भी करेंगे इसी पेपर में, वहाँ पे क्या होगा, जो ये क्वेश्चन फिगर है एक ही आंसर में मैच करेंगे लेकिन वो अपोजिट ओरिएंटेशन में मैच करेंगे, तब हम उसको टिक कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, कहीं भी किसी को डाउट है तो आप कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, ये भी आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या रहता है, आपको ना स्टेटमेंट दिया रहता है और उसके अकॉर्डिंग कंक्लूजन यानी कि रिजल्ट रहता है, नतीजा जिसको हम बोलते हैं, और आपको बताना रहता है कि कौन सा रिजल्ट यहाँ पे सही है, ठीक है, फर्स्ट वाला सही है, सेकंड वाला सही है, ये दोनों ही सही है या दोनों ही गलत है। तो रिजल्ट और ये कंक्लूजन समझने के पहले ना आपको स्टेटमेंट को समझना ज़रूरी है, ठीक है। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आप कंक्लूजन यहाँ पे चेक कर सकते हैं सही या गलत है, तो बहुत ध्यान से स्टेटमेंट को समझिए, ठीक है। और यहाँ पर ना एक बात ये भी याद रखिएगा कि जो स्टेटमेंट बोल रहा है आपको उसको सच मानना है। अब दुनिया में एक्चुअल में ये है या नहीं है, हो सकता है एक्चुअल में ये बात गलत हो, लेकिन स्टेटमेंट में आपको जो बोल रहा है ना आपको उसको बिल्कुल सही मानना है, बाकी बातों को भूल जाइए, ठीक है। क्योंकि डायरेक्शन में यही बात कहा है, 2 स्टेटमेंट आर गिवन फॉलोइंग बाय 2 कंक्लूजन। 2 स्टेटमेंट दिया है, उसके अकॉर्डिंग 2 कंक्लूजन है, 1 and 2। यू हैव टू कंसिडर दैट स्टेटमेंट टू बी ट्रू, आपको मानना है कि स्टेटमेंट सही है बस, ठीक है। इवन इफ दे सीम टू बी एट वेरियंस फ्रॉम कॉमनली नॉन फैक्ट, अगर से वो थोड़े वेरियंस थोड़े डिफरेंट भी हो सकते हैं, कॉमनली नॉन फैक्ट मतलब एक्चुअल में जो फैक्ट है उसके अकॉर्डिंग गलत हो सकता है वो, या डिफरेंट हो सकता है, लेकिन आपको बस स्टेटमेंट को सही मानना है, दुनिया को भूल जाइए अभी क्वेश्चन के लिए। You are to decide which of the given conclusion can definitely be drawn from the given statement। तो आपको देखना है कि ये स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कौन सा कंक्लूजन यहाँ पर सही रहेगा। इंडिकेट योर आंसर, आपको आंसर इंडिकेट करना है। तो चेक करते हैं हम लोग, पहले स्टेटमेंट को ध्यान दीजिएगा, ठीक है, बहुत फोकस करिए यहाँ पर, क्योंकि ज़रा सा भी अगर आपका यहाँ पर माइंड डिस्टर्ब रहा तो फिर आप इसको अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। स्टेटमेंट है कि नो मैन इज़ अ इंटेलिजेंट, कोई भी जो आदमी है वो इंटेलिजेंट नहीं है। सेकंड है स्टेटमेंट ऑल वुमेन्स आर इंटेलिजेंट, सभी वुमेन औरतें इंटेलिजेंट है। आप बोलोगे सर ये तो आप गलत बात बोल रहे हो, ऐसा तो होता नहीं ना कि आदमी को आप बेवकूफ़ बना रहे हो, बता दे रहे हो यहाँ पे इंटेलिजेंट नहीं है। इंटेलिजेंट नहीं है मतलब नॉन इंटेलिजेंट होगा वो। तो इतने सारे जो साइंटिस्ट है वो तो मैन भी थे, ज़्यादातर जो साइंटिस्ट थे वो तो आदमी ही थे ना, लेकिन मैंने आपको बताया आपको सिर्फ स्टेटमेंट पर फोकस करना है, अपना दिमाग मत लगाइए यहाँ पर, ठीक है, सब भूल जाइए। वो समझ में आ गया यहाँ पर
कोई भी आदमी जो है इंटेलिजेंट नहीं है और सभी औरतें इंटेलिजेंट है। अब कंक्लूजन देखते हैं इसके अकॉर्डिंग सही कहा गएगा कंक्लूजन में। फर्स्ट बोल रहा है कि नो मैन इज़ अ वुमेन, कि जो कोई आदमी है वो वुमेन नहीं है। जो आदमी है वो वुमेन यानी जो आदमी है वो औरत नहीं है। तो ये तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखिए आदमी अगर रहेगा तो वो इंटेलिजेंट नहीं है और औरत अगर है तो वो इंटेलिजेंट है। तो बराबर है कंक्लूजन कि कोई भी आदमी औरत नहीं है, क्योंकि दोनों का यहाँ पे प्रॉपर्टी अलग अलग है, तो क्वालिटी अलग अलग है। सेकंड भी देखते हैं कि सही है क्या। अगर फर्स्ट वाला सही है तो हम सिर्फ फर्स्ट वाला ए वाला ऑप्शन को टिक करेंगे। सेकंड को देखते हैं, नो वुमेन इज़ अ मैन, ये भी बिल्कुल सही बात है। मतलब यहाँ पे आपको बात को उल्टा के बोला गया है, चेंज करके, कि कोई औरत जो है वो आदमी नहीं है। इसके अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है ना वो भी, क्योंकि आदमी इंटेलिजेंट नहीं है, औरतें इंटेलिजेंट है। तो सेकंड वाला भी आपका यहाँ पे कंक्लूजन जो है वो सही है। ठीक है, तो फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है, यानी आपका यहाँ पर देखिए थोड़ा नीचे करता हूँ मैं इसको, डी वाला ऑप्शन होगा, सी वाला ऑप्शन होगा, बोथ 1 and 2 फॉलो, दोनों यहाँ पर सही है। ठीक है, देखिए सी वाला। आप बोलोगे सर दोनों कंक्लूजन तो एक ही बात बोल रहे हैं, ठीक है, ये कोई आदमी औरत नहीं है, कोई औरत आदमी नहीं है, लेकिन कंक्लूजन का जो वर्डिंग है वो अलग है, मीनिंग एक ही निकल रहे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, है ना। कंक्लूजन दोनों का मीनिंग एक ही है, लेकिन दोनों कंक्लूजन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग है और आपको वही चेक करना था। ठीक है, तो कंक्लूजन कैन डेफिनेटली बी ड्रॉन फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट, अगर स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग है। ठीक है, भले ही मीनिंग एक है लेकिन अलग अलग स्टेटमेंट, अलग अलग कंक्लूजन है ना, और आप स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ही बोल रहे हो, गलत तो नहीं बोल रहे हो कंक्लूजन, इसलिए आप सी वाले को फॉलो करेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, आपका जनरल नॉलेज से है क्वेश्चन। जनरल नॉलेज में ये जो है आपका ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि जनरल नॉलेज के बिना अलग अलग सेक्शन है, तो हम स्टडी करेंगे जनरल नॉलेज साइंस, जनरल नॉलेज ज्योग्राफी, जनरल नॉलेज हिस्ट्री। ठीक है, तो मैं आपको पूरा कैटेगरी वाइज पढ़ाऊँगा आगे में। ठीक है, अभी हम यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंट्रीज़, कौन से यहाँ पे जो ऑप्शन है वो कंट्रीज़ है। तो आप बोलेंगे सर ये तो सिंपल क्वेश्चन है, कौन से कंट्री है, क्योंकि हम जो है 10th क्लास तक ज्योग्राफी पढ़े हैं। ठीक है, 11-12 में हो सकता है किसी को ज्योग्राफी सब्जेक्ट नहीं होगा, लेकिन 10th तक तो हम ज्योग्राफी के अंदर में वर्ल्ड ज्योग्राफी को भी हम पढ़ते हैं, और जो मेन कंट्री है वो आपके सामने हाईलाइटेड रहते हैं ना, लेकिन आपने सिर्फ उन्हीं कंट्री को पढ़े जो मेन कंट्रीज़ है। ठीक है, जैसे अगर मैं ऑस्ट्रेलिया कंट्री के बारे में बात करूं, ऑस्ट्रेलिया एक कंट्री भी है और एक कंटिनेंट भी है। ठीक है, कंटिनेंट महाद्वीप जिसको हम बर्रे आज़म बोलते हैं उर्दू में। ऑस्ट्रेलिया के पास में एक कंट्री है, कोई नाम बता सकते हैं क्या मुझे, एक छोटी सी कंट्री ऑस्ट्रेलिया के पास, उसकी क्रिकेट टीम भी बहुत फेमस है, उसके एक क्रिकेटर है केन विलियमसन। आप बोलेंगे सर हमको तो क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन देखिए हमको ना जनरल नॉलेज में करंट अफेयर से भी क्वेश्चन आते हैं। अब करंट अफेयर अगर जैसे 2024 के करंट अफेयर की मैं बात करूं, तो आपको ना यहाँ ये पता रहना चाहिए कि 2024 में इंडिया ने कौन सा वर्ल्ड कप जीता है, कौन सा वर्ल्ड कप हारा है। इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है और ODI वर्ल्ड कप हार गया है, तो इसका भी आपको नॉलेज रहना चाहिए। खैर आप बताइए मुझे, ऑस्ट्रेलिया के पास एक छोटी सी कंट्री है न्यूजीलैंड, बहुत ही छोटी सी कंट्री है, पढ़े होंगे उसके बारे में, सुने ही होंगे, लेकिन क्या आपको पता है क्या वो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के पास में और भी 2 छोटी छोटी कंट्री है, और आपने उसके बारे में कभी सुना ही नहीं होगा। कंट्री है वो, ठीक है, उनको कंट्री का जो हम बोलते हैं ना स्पेसिफिकेशन दर्जा दिया गया है, लेकिन आपने उनके बारे में सुना नहीं होगा। यही सब चीज़ें हमको पढ़ना है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे आप कंट्री कौन सी कंट्री है, चेक करते हैं। नाउरू, आप बोलोगे सर ये कौन सा नाम है, नॉर्वे सुना है हमने, नाउरू तो कोई कंट्री नहीं लग रहा है हमारे को। बी है कुक आइसलैंड। देखिए आइसलैंड जो है ना छोटे छोटे बहुत सारे आइलैंड है। आइसलैंड किसको बोलेंगे आपको पता है ना, आइसलैंड जो होते हैं समुद्र, चारों तरफ में समुंदर से घिरे हुए रहते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम देखेंगे बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे इंडिया के पास में भी आइसलैंड है, जैसे अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, ये पूरे आइलैंड है हमारे इंडिया में, लेकिन वो उसमें छोटे छोटे फिर और बहुत सारे आइसलैंड है, लेकिन उनको हमने अलग कंट्री नहीं दी है। अगर आप अंडमान निकोबार की बात करेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड है, लेकिन उसको अलग अलग कंट्री नहीं कहा गया, वो पूरा का पूरे जो आइलैंड अंडमान निकोबार में ही आते हैं, जो कि इंडिया के अंदर में है। लेकिन ये बहुत से छोटे छोटे आइलैंड है जिनको कंट्री का लेवल, कंट्री का दर्जा दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे कुक आइसलैंड है, सी है कि बोथ ऑफ दी दोनों ही कंट्री है, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए नॉर्मली जिनको इतना नॉलेज नहीं होगा ज्योग्राफी का, तो वो यहाँ पे डी ऑप्शन को टिक करेगा कि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आपने कभी ये कंट्री के बारे में मतलब नाम ही नहीं सुने हैं ना ऐसा।
ठीक है। हम नॉर्मली फेमस कंट्रीज़ को ही डिस्कस करते हैं। आपने वर्ल्ड मैप में भी नहीं देखे होंगे ये कंट्री को ना, वर्ल्ड मैप अगर आपने ज्योग्राफी का देखे होंगे तो भी इन कंट्री को नहीं देखे होंगे, नहीं देखे होंगे, लेकिन ये कंट्री है, इसका सी ऑप्शन है इनमें से दोनों। आप बोलेंगे सर ये कंट्री है तो है कहाँ पर ये, ठीक है, थोड़ा मैं आपको इसके लिए डिस्कस कर देता हूँ। देखिए नाउरू जो है ये बहुत ही ज़्यादा छोटा एक आइसलैंड है, इसको प्लीजेंट आइसलैंड भी कहा जाता था पहले। नाउरू का जो पुराना नाम था फॉर्मली इट इज़ नोन एज प्लीजेंट आइसलैंड। बहुत ही छोटा आइसलैंड है ये, और ये जो आइसलैंड है काय से बना हुआ है, फॉस्फेट रॉक आइसलैंड है, फॉस्फेट के बड़े बड़े पत्थर है वहाँ पर। ये आपको नॉर्थ ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट में आपको ये आइसलैंड मिलेगा, ठीक है, जो कि एक कंट्री की कैटेगरी में है। हालांकि आप वर्ल्ड मैप में भी अगर देखोगे तो आपको ऑस्ट्रेलिया के पास एक न्यूजीलैंड और एक छोटा सा और कंट्री तस्मानिया दिखेगा, बस ये 3 ही कंट्री आपको दिखेंगे। वर्ल्ड मैप देख लीजिए आप, ऑस्ट्रेलिया के पास में एक ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, तस्मानिया, बस ये 3 ही पे ख़त्म है। लेकिन ये भी कंट्री की कैटेगरी में है जो ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट में है, नाउरू, ठीक है। अभी कैसे आपको ये कंट्री वगैरह याद रखना है, तो जब मैं आपको जनरल नॉलेज ज्योग्राफी पढ़ाऊँगा तब वो सब मैं चीज़ें आपको सिखाऊँगा किस तरीके से वहाँ पर चीज़ों को याद रखना है। बी है कुक आइसलैंड, ये भी एक कंट्री है, ये जो है आपके न्यूजीलैंड के करीब में पॉलिटिकली जो है ना, ये जो आइसलैंड है ये पॉलिटिकली न्यूजीलैंड से कनेक्टेड है। जैसे हमारा अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप जो आइसलैंड है ये पॉलिटिकली इंडिया से कनेक्टेड है, क्योंकि हमारा ही है ना वो आइसलैंड, इंडिया अंडमान निकोबार। कोई दूसरा कंट्री अगर आके वहाँ पे हमला करे तो इंडिया का काम है कि वहाँ से उनको भगाए, अंडमान निकोबार लक्षद्वीप से। तो ये जो आपका कुक आइसलैंड है ना, पॉलिटिकली ये न्यूजीलैंड से कनेक्टेड है, लेकिन ये खुद अलग कंट्री है, ठीक है। साउथ पैसिफिक ओशियन के इसमें पाया जाता है ये साउथ पैसिफिक ओशियन में। सी ऑप्शन है इसका, बोथ ऑफ दिस, ठीक है। तो इसके लिए आपको थोड़ा क्लास करने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसे जनरल नॉलेज की भी अगर बात करा जाए तो बहुत वास्ट है जनरल नॉलेज, ठीक है, बहुत फैला हुआ है, लेकिन हमको किस पर फोकस करना है, किस टाइप के क्वेश्चन को। तो ये जो एक टीचर है वो रिसर्च करके आपको बताता है, जिसके लिए मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ, ठीक है। आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, मुझे कोई नाराज़गी की बात नहीं रहती जो मेरे पास से क्लास नहीं करते हैं और जो अच्छे मार्क्स दे रहे हैं। आपका खुद का सेल्फ ये है मेहनत है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। बस मैं ये करता हूँ कर सकता हूँ आपके लिए कि आप मेरे पास अगर क्लास करोगे तो सिलेबस मैं आपके लिए बहुत आसान कर दूँगा, एग्ज़ाम आपके लिए बहुत आसान कर दूँगा। ये मेरा ड्यूटी है, उसी के लिए मैं आपसे जो है फीस चार्ज करता हूँ। नेक्स्ट 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए, ये आपका चाइल्ड साइकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए आपको ना चाइल्ड डेवलपमेंट, चाइल्ड पेडागोजी और साइकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं टीआईटी में, और सीटीईटी में हमने चाइल्ड डेवलपमेंट मतलब एंड पेडागोजी से रिलेटेड सब्जेक्ट, पेडागोजी तो हर सब्जेक्ट में रहते थे 15 मार्क्स के लिए, ठीक है, वो हमने पढ़े थे। लेकिन यहाँ पे आपको पेडागोजी के साथ साथ साइकोलॉजी भी है। ये तो पेडागोजी का ही क्वेश्चन है कि वर्बल गाइडेंस किसको बोलते हैं, हम किसी को बोलकर, वर्बली बोलकर कोई गाइड कर रहे हैं, जैसे मैं आपको अभी सिखा रहा हूँ एक क्वेश्चन, तो वर्बल गाइडेंस है ये, ठीक है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, एक तरीके से सपोर्ट स्टूडेंट्स थ्रू ऑडिटरी इंस्ट्रक्शन, हम स्टूडेंट को सपोर्ट करते हैं इसमें बोलकर, ऑडिटरी, ठीक है, ऑडिटरी इंस्ट्रक्शन के जरिए। तो वर्बल गाइडेंस इज लीस्ट इफेक्टिव। देखिए मैंने इसके पहले भी आपको सीटीईटी में पेडागोजी में बताया था कि लीस्ट वर्ड अगर कहीं यूज़ किया जाए तो उसको हम नॉट के कैटेगरी में कंसिडर कर लेते हैं। नहीं, लीस्ट मतलब होता है कि जो कम से कम हो, तो कम से कम को हम इसको नॉट बोल सकते हैं। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे गलत होगा वर्बल गाइडेंस के लिए, वर्बल गाइडेंस इज लीस्ट इफेक्टिव नॉट इन द लर्निंग ऑफ, किसमें वो लर्निंग में स्टार्ट यूज़ नहीं होता है, ठीक है। कौन सी चीज़ की लर्निंग में आप वर्बल गाइडेंस को यूज़ नहीं कर सकते, नॉट इफेक्टिव होगा। फर्स्ट है यहाँ पे एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड क्या होता है, कोई चीज़ का, जैसे यहाँ पे बताया रगबत, मराठी में कल बोल रहे, नॉर्मल मतलब आम भाषा में हम लोग एप्टीट्यूड को बोल सकते हैं कोई चीज़ का आपका व्यू क्या है, सोचना कैसा, देखना कैसा, नज़रिया हम बोल सकते हैं क्या है आपका एप्टीट्यूड। जैसे सब्जेक्ट की अगर बात करें तो कुछ बच्चे रहते हैं जिनका मैथ्स में एप्टीट्यूड बहुत स्ट्रांग रहता है, मैथ्स का सब्जेक्ट स्टार्ट होने वाला था तो बहुत खुश हो जाते हैं, तब मज़ा आएगा। लेकिन वो कुछ ऐसे स्टूडेंट रहते हैं जिनका मैथ्स के लिए एप्टीट्यूड ख़राब रहता है कि नहीं, बोले मैथ्स का सब्जेक्ट अब तो हमको कुछ सीखने में आता नहीं है, हमको समझ में आता नहीं है, तो उनमें डर पैदा हो जाता है, तो वो एप्टीट्यूड है। तो ये आप वर्बल गाइडेंस से कर सकते हैं। जो नहीं कर सकते लर्निंग वो आपको बताना है, एप्टीट्यूड आप कर सकते हैं ना,
कि आप उन बच्चों को समझा सकते हैं बोल बोल कर कि नहीं मैथ से डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई भूत शैतान तो है नहीं वो, आप थोड़ा ध्यान दीजिए, मेहनत करिए, प्रैक्टिस करिए तो हो सकता है वो। और बिल्कुल सही बात है, आपको करना चाहिए ऐसा मोटिवेशन। एप्टीट्यूड को आप कर सकते हो, हम नॉट हमको बताना स्किल्स, महारत। देखिए यही वो ऑप्शन होगा, क्योंकि स्किल आप किसी को बोल बोल के नहीं सिखा सकते, समझ आ रहेगा। जैसे आपको किसी को सिखाना है क्या, ड्राइविंग एक स्किल है ना, 4 व्हीलर ड्राइविंग पकड़ लीजिए, कार चलाना, तो आप किसी को बोल बोल के सिखा सकते हो कि देखो आप कार में बैठना, फिर उसके बाद में पहले आप क्लच छोड़ना, एक्सीलरेटर प्रेशर देना, ठीक है। या जैसे आप वीडियो वगैरह देखते हो, यूट्यूब वीडियो में भी बोल बोल के सिखाया जाता है ना, लेकिन उस तरीके से बोल के आप स्किल नहीं सिखा सकते। जब तक वो ड्राइविंग सीट पे बैठेगा नहीं इंसान, जब तक वो एक्चुअल जो प्रॉब्लम है उसको फेस नहीं करेगा, वो स्किल को नहीं सीख सकता है। समझ आ रहा है क्या? तो यूट्यूब पे तो ऐसे बहुत से वीडियोस अवेलेबल है, हर चीज़ सिखाने के लिए तैयार है यूट्यूब के वीडियोस, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कोई बोल कर नहीं सिखा सकता बार बार, ठीक है। तो यही हमारा आंसर है, ठीक है, बी वाला। बाकी भी मैं चेक करके बता देता हूँ, देख लीजिए आंसर बी है, क्योंकि डायरेक्टली देख के समझ में आता है ना, जो एटीट्यूड है, रवैया जो रहता है बच्चों का, ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, एटीट्यूड, रिस्पॉन्ड इन अ पर्टिकुलर वे, आप कोई खास तरीके से कोई चीज़ के लिए रिस्पॉन्ड कर रहे हो, एटीट्यूड, ठीक है। जैसे आपके मम्मी के लिए आपका एटीट्यूड अलग होगा, उनका रिस्पॉन्ड करने का तरीका अलग होगा, आपके पापा के लिए, फादर का रिस्पॉन्ड करने का तरीका थोड़ा अलग रहता है। तो एटीट्यूड ये भी हम बोल के सिखा सकते हैं, ठीक है। रिलेटिव के लिए कैसे एटीट्यूड रहना चाहिए माँ बाप सिखाते हैं, ठीक है, बोलकर वर्बल में आएगा। और डी है रिलेशनशिप, ये भी हम बोलकर वर्बली सिखा सकते हैं, ठीक है। तो कैसे किसी के साथ कैसा रिलेशनशिप बनाना, जो स्किल्स है ये वर्बल गाइडेंस से नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, विच स्पेसीज, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है ये, कौन सी जो प्रजाति है, ठीक है, नस्ल जिसको हम बोल सकते हैं, प्रजाति ऑफ सी टर्टल, समुंदरी कछुए की, इज़ द मोस्ट पॉपुलर स्पीसीज, सबसे ज़्यादा जो फेमस स्पीसीज है। आप बोलोगे सर कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लिया है। देखिए मैंने बताया ना कि जैसा सिलेबस का क्लासिफिकेशन है, जनरल नॉलेज भी बहुत डिटेल है, लेकिन आपको कितना पढ़ना है ये मैं उसके लिए अलग ही ऑब्जर्व करके अपने नोट्स वगैरह बना ही रहा हूँ, और आपको मैं वही पढ़ाऊँगा जो आपको पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। हमको यूपीएससी का पेपर नहीं देना, यूपीएससी में भी जनरल नॉलेज आता है, रेलवे स्टाफ सिलेक्शन ये सब एग्ज़ाम है, पोस्ट ऑफिस के एग्ज़ाम है, वहाँ भी जनरल नॉलेज आता है, लेकिन आपको किस लेवल का जनरल नॉलेज आएगा, मैं आपको वही टीचिंग करूँगा। तो कौन सी प्रजाति, आप बोलोगे सर डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है ये तो भी, ऐसे तो इतने सारे कछुए की प्रजातियाँ हैं दुनिया में, फेमस कौन सी है लेकिन, ठीक है। जब मैं जनरल नॉलेज का सेक्शन चालू करूँगा तब मैं सब चीज़ें डिटेल करूँगा, अभी अपने पास टाइम नहीं है उतना, अभी हम मेन क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। यहाँ पे ना इसका सी वाला ऑप्शन है, ऑलिव रेडिली। कुछ बातें यहाँ पे याद रखिए आप ऑलिव रेडिली के लिए, ये पूरे दुनिया में सबसे छोटे स्मॉलेस्ट टर्टल की कैटेगरी में आते हैं, सबसे फेमस भी है ये, मोस्ट पॉपुलस, सॉरी फेमस, मोस्ट पॉपुलस है ये ना, पॉपुलर नहीं बोल रहा हूँ मैं, पॉपुलस है, तो मैं पॉपुलर समझ लिया था मैंने, पॉपुलस है मतलब ज़्यादा आबादी, ज़्यादा जिनका जनसंख्या होगी, तो ज़्यादा जनसंख्या वाली जो ये टर्टल है ऑलिव रेडिली, और बहुत सबसे ज़्यादा पूरे दुनिया में सबसे छोटे टर्टल की कैटेगरी में आते हैं ऑलिव रेडिली, स्मॉलेस्ट टर्टल, ठीक है। और ये ओमनी वायरस है, ओमनी वायरस किसको बोलते हैं आपको पता है क्या? ओमनी वायरस मतलब जो कि वेजिटेबल भी रहते हैं और नॉन वेजिटेबल भी, जो मतलब सब्जी भाजी भी खा लेते हैं और जो गोश्त भी खा लेते हैं, ठीक है। जैसे आपका भालू है, बियर, भालू को सब्जी भाजी पत्तियाँ भी चल जाती है और गोश्त भी खा लेता है, इंसान को भी मार के खा लेता है भालू, और ओमनी वायरस है ये कहाँ पाए जाते हैं, लोकेशन इसका 3 जगह पे इनका पाए जाते हैं, इंडियन ओशियन में, साउथ अटलांटिक ओशियन में, और ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशियन में, ठीक है। जो पैसिफिक ओशियन है आपका ये एशिया और अमेरिका के बीच में आता है, ठीक है। हाँ जब मैं ज्योग्राफी स्टार्ट करूँगा तो तब आपको डिटेल बताऊँगा ही पूरा, ठीक है, 1 बाय 1, इतने बातें याद रखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट, ट्रॉपिकल एरिया जो है आपका इक्वेटर के अराउंड में पाया जाता है ना, ज्योग्राफिकल में बहुत से स्टूडेंट को इसमें कन्फ्यूजन रहता है कि सर ट्रॉपिकल एरिया किसको बोलते हैं, तो ये जो है आपका इक्वेटर के अराउंड, जो लाइन ऑफ इक्वेटर हमारी है ना उसके अराउंड में का जो एरिया है वो ट्रॉपिकल कहा जाता है। फिर मैं आपको बोल रहा हूँ जब हम ज्योग्राफिया पढ़ेंगे तब हम करेंगे डिटेल स्टडी, क्योंकि देखिए अब ये डेमो क्लास है ना, तो मैं उतना डिटेल नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि बाकी क्वेश्चन फिर वहाँ पे हमारे रह जाएंगे ना, रेगुलर क्लास में तो हम पढ़ेंगे ही पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 मैथ्स से है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है मैथ्स का। इन अ ट्रायंगल
ABC ऑल साइड्स आर डिफरेंट इन लेंथ इज कॉल्ड, मतलब आपको वो ट्रायंगल बताना है जिसके तीनों ही साइड, ट्रायंगल में 3 साइड रहते हैं जो डिफरेंट अलग अलग रहते हैं, ठीक है। उनको क्या कहते हैं, उर्दू और मराठी में भी क्वेश्चन है और ऑप्शन भी आपको यहाँ उर्दू मराठी में है। देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है स्केलियन ट्रायंगल, उर्दू में इसको मुख्तलिफुल अज़ला, मुख्तलिफ का मतलब ये अलग अलग, मराठी में विषम भुज बोला है, विषम का मतलब ये डिफरेंट अलग अलग, और हमको क्वेश्चन में भी वही पूछा है डिफरेंट लेंथ, ठीक है। तो यही हमारा आंसर है, स्केलियन ट्रायंगल ही है हमारा, जिसके तीनों साइड अलग अलग होते हैं जो क्वेश्चन में आपको पूछा है, ठीक है। सेकंड भी मैं बता देता हूँ, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। आइसो मतलब सेम, सेलेस यानी कि 2 साइड, ठीक है। मुतसावी साकेन, साकेन यानी कि 2 साइड, मुतसावी यानी कि इक्वल, मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल समद्विभुज त्रिभुज वो होता है ट्रायंगल जिसके कोई तो भी 2 साइड इक्वल रहते हैं, एक साइड डिफरेंट रहता है, ठीक है। इक्विलेटरल मतलब ये वो है ट्रायंगल जिसके तीनों ही साइड सेम है, नन ऑफ दिस है कोई भी नहीं, तो इसमें हमारा ये वाले ऑप्शन है। क्वेश्चन 8 तो बहुत ही सिंपल है, आप ये खुद होके भी कर सकते हैं आपके लिए, ठीक है। मैं होमवर्क के तौर पे दूंगा, क्वेश्चन मैं समझा देता हूँ। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, मतलब आपके लेवल के लायक ही नहीं है, छोटे बच्चों का क्वेश्चन है। जैसे वो अपना जैकी श्रॉफ का जो बेटा है टाइगर श्रॉफ, एक मूवी में डायलॉग उसका बहुत फेमस था, छोटी बच्ची हो क्या, तो ये उस तरीके का डायलॉग क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है क्या, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश डिक्शनरी, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना है। देखिए 5 वर्ड्स है और आपका ऑप्शन है यहाँ पर, ठीक है, ये ऑप्शन है, बाकी ऑप्शन पीछे में है, तो ये सीक्वेंस में आपको अरेंज करना है। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है ना। सबसे पहले क्या होगा आपका यहाँ पे, देखिए अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर आपको अरेंज करना है, तो ए से लेके जेड तक आप एक बार लिख दीजिएगा, अगर जिसको नहीं समझ में आता है तो A to Z, उसके अकॉर्डिंग यहाँ चेक करिएगा। देखिए सभी वर्ड जो है एस से स्टार्ट होते हैं, तो हम एस के बाद देखेंगे अल्फ़ाबेटिकली। देखिए यहाँ पे ए है, ए है, ए है, यहाँ भी ए है, तो देखिए सब में ए है, तो आप ए के बाद देखेंगे। देखिए यहाँ पे 4 जगह वी है, 1 जगह यू है, तो ABCD अगर अब देखोगे तो पहले यू आता है कि पहले वी आता है, आप बताइए मुझे ज़रा, क्या आता है, पहले यू आता है ना, फिर वी आता है, तो सेकंड वाला जो ऑप्शन है आपका वो पहले, सेकंड वाला जो नंबर है वो पहले रहेगा। देखिए ए ऑप्शन में तो 5 वाला पहले बता रहा, तो ए तो नहीं होगा। सेकंड कहाँ पे, देखिए यहाँ पे बी या सी में से कोई एक हो सकता है, डी में भी थर्ड वाला ऑप्शन है, बी या सी में से, यहाँ पे सेकंड है। तो इस तरीके से आप चेक करिएगा, ठीक है। आपको आप पता ही है ना कि क्वेश्चन आपने करे होंगे 10 क्लास तक, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि फर्स्ट वाला तो हमारा सेकंड आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, फिर देखिए वी है, तो फिर उसके बाद आपको थर्ड वाला देखना पड़ेगा ना, सब में वी है उसके बाद में, तो आप उसके अकॉर्डिंग चेक करिएगा। आपके लिए होमवर्क है ये, डिक्शनरी के जैसे हम जो है चेक करते हैं डिक्शनरी, ठीक है, अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना है आपको, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। ऑप्शन बी है इसका, लेकिन आप चेक करिए, ठीक है, डायरेक्ट बी को मत टिक करिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 से अगले क्लास में करेंगे स्टार्ट।